और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइन से। उत्तराखंड में जेर तामीर टनल में फंसे 40 मजदूर, मलबे तले दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाइप के जरिए भेजी जा रही है ऑक्सीजन। टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए ऑक्सीजन और पाइप से खाना भेजा जा रहा है। टनल में 24 घंटों से फंसे लोगों की जान बचाने की जंग जारी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी। और हैदराबाद के नामपल्ली में आग की होलनाक वारदात, 6 लोगों की हुई मौत। फायर सर्विस अमले ने कई लोगों की बचाई जान। इमारत में केमिकल की मौजूदगी आग की वजह। और पेश है खबरों की तफसील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं। अंदर के तमाम लोगों को खुराक और पानी के साथ ऑक्सीजन मुसलसल फराहम किया जा रहा है। उनसे राब्ता भी कायम हो गया है। वो सब महफूज और फंसे हुए लोगों के तमाम लवाकीन को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्हें जल्द ही सुरंग से बचा लिया जाएगा। और टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू काम जारी है। उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहां पर किया जा रहा है। और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहां पर भेजकर लगभग 60 मीटर से ज्यादा का रास्ता बनाना है, तो उसको बनाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। वहां पर सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी सब सुरक्षित आ जाए। और इसको लेकर राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है, सभी गंभीर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है। गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं। रेल मंत्री जी ने भी मुझसे दूरभाष पर भी बात की है सभी लोगों ने और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। खाने पीने की क्या कुछ खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर, और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है। मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं। उनसे बात हो रही है। मैं भी उनसे बात करना चाहता था लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज्यादा अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा, चूंकि वो डेंजर जोन में था, और लेकिन मैंने अपना संदेश उन तक पहुंचाया है। दो घटनाएं नहीं, पिछली बार जो वहां हुई थी वो भी संडे को हुई, ये भी संडे को भी काम करते हैं, छुट्टी नहीं होती। अब देखिए ऐसा है कि चूंकि ये काम इतने महत्वपूर्ण हैं और इस पर जो भी चीजें हैं वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे आखिर क्या कारण रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी चूंकि ये जो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ABC 3 प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। ये चूंकि समय इसमें लगेगा क्योंकि मैनुअली भी बहुत काम करना पड़ रहा है और मशीन से जो काम हो रहा है उसके कारण से मलबा फिर से नीचे आ रहा है। इससे कोई खतरा न हो, अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए समय जितना भी लगेगा। लेकिन
उत्तरकाशी टनल हादसे पर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर का कहना है कि सूरत हाल अब बेहतर है और मजदूर महफूज है, जबकि खुराक और पानी फराहम कर रहे हैं और अंदर तकरीबन 40 लोग मौजूद हैं और उन्हें बहिफाजत बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मनीष खलको, मैं डायरेक्टर हूं और सीएफओ हूं NHIDCL का, दिल्ली से आया हूं। स्थिति अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ हैं, करीब 40 अंदर हैं, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है। तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए। उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्वेट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है। कितने लोग हैं और कितना वक्त लगेगा? 40 लोग हैं करीब अंदर और वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी कुछ हम हेडवे कर पाएंगे। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में आग लगने की वाक़े पर जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, डीजी फायर सर्विस नागर रेड्डी का कहना है कि इमारत में केमिकल का जखीरा गैर कानूनी तौर पर रखा गया होगा। इमारत के स्टिल्ट एरिया में केमिकल्स रखे गए थे और आग इन केमिकल्स की वजह से लगी। कुल 21 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें से 6 अफराद दम तोड़ गए, जख्मी अभी भी जेर इलाज है और तमाम अफराद को अपार्टमेंट की इमारत से बचा लिया गया है। Now there were chemicals stored and in the stilt area, in the parking area. So there was a fire incident because of the chemicals. We don't know exactly what kind of chemicals are they, but generally these are construction and this fiber body related to coolers. That kind of chemicals are there. Fiber So total body related. they make fiber bodies. Inflammable, sir? Is it Yeah, basically some of the chemicals are surely inflammable. Okay. 21 people were rescued from the building. Out of that, 10 people were unconscious state, and we heard that 6 people died in that. Okay. Other people are under treatment. Okay, sir. So how many of them are unconscious? 10 people who were unconscious were shifted to hospital. Okay. Okay. So out of that, 6 people died. That's what the information we got. The rest we have to verify in the hospital. Okay, so the reason of the incident, the cause of the No, there is nobody left in the building. So cause of the incident, in all probability, because of the chemicals. So other things we will verify. permission and all was there, sir, to this particular? No, this is a non-high-rise building. There should be some permission. There should be some permission. There should. I think we expect there should be some permission. Okay, sir. But for storage of the chemicals, I don't think anybody would have given permission. The storage could be illegal only. Okay, sir. Storage is illegal, we can say. Wow, pakka. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Time was around 9:45. You received the call. 9:38. We got the call at 9:30, but the incident started around 8:30. So they didn't call. मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि कांग्रेस कंफ्यूजन फैलाती है, वो बेईमान है और लोगों को उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। ये कांग्रेस ही है जो उन स्कीमों को रोक रही है जो मरकजी हुकूमत ने आवाम के फायदे के लिए शुरू की थी। याद रखना, ये झूठी और बेईमान कांग्रेस, ये भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोज झूठ बोलते हैं और रोज मुझे ही गाली देते हैं। सपने में भी मैं ही आता हूँ, मामा ने ये कर दिया, मामा ने वो कर दिया। इनके चक्कर में मत आना, क्योंकि ये तो योजना बंद करने वाले लोग हैं। आपको पता है जब कांग्रेस आ गई थी तो मेरी बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, वो पैसा डालना बंद कर दिए। मेरी बहनों संबल योजना बंद कर दी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, बाद में 12,000 देता था, वो बंद कर दी। इनने बंद कर दी थी। मौत पे अगर एक्सीडेंट में 4 लाख देते थे, कांग्रेस ने बंद कर दी। सामान्य मौत पे 2 लाख देते थे, इनने बंद कर दी। और कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, कफन के 5,000 भी कांग्रेस ने छीन लिए थे। बेटियों की शादी की, कन्यादान का पैसा ही नहीं दिया। अब बेटियों की शादी होगी तो 1 लाख रुपया देंगे कन्यादान योजना के अंतर्गत। तीर्थ दर्शन योजना ही बंद कर दी। मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, कांग्रेस ने बंद करवा दी। अब फिर चालू, अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा।
मनगली में विजय संकल्प महारैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि वो कांग्रेस के उन लीडरान से कुछ सवालात पूछना चाहते हैं जिन्हें रियाजी सिखाने का शौक है। महादेव बैटिंग ऐप घोटाला 508 करोड़ रुपए का है। तफ्तीशी एजेंसियों ने इस मामले में भारी नकदी बरामद की है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला का एक करीबी साथी भी जेल में है। कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं कि वजीर आला को इसमें कितनी रकम मिली है, पार्टी के दीगर लीडरान को कितनी रकम मिली और कितनी रकम दिल्ली पहुंची है। जनता के ज्ञान को, उनकी समझ को कम आंकते हैं, इसलिए दिल्ली से आकर झूठा गणित, झूठी बातें, झूठे वादे, यही उनका खेल चल रहा है। जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इस जनता के। मध्य प्रदेश में एक अवामी रैली से खिताब के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का फासला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया। इस सफर में लाखों लोग उनसे मिले हैं, जहां हजारों लोगों से बातचीत भी हुई है। जबकि मध्य प्रदेश के नौजवानों का कहना था कि वो कुछ नहीं करते और ये है मध्य प्रदेश के हालात। उन्होंने मजीद कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 500 कारखाने लगाए। उससे पहले उन्होंने 15 लाख रुपए और काले धन को खत्म करने की बात की थी। क्या किसी ने मध्य प्रदेश में इन फैक्ट्रियों को देखा है? तकरीबन 1 साल पहले मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। अकेला नहीं चला, हमारे साथ लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चले। रास्ते पर मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, हजारों लोगों से बात करने का मौका मिला। और जब भी मैं युवाओं से बात करता था, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब भी मैं युवाओं से पूछता था क्या करते हो, जवाब आता था कुछ नहीं, बेरोजगार। तो शुरुआत में ही मैं पूछना चाहता हूं, यहां मीटिंग में बहुत सारे युवा दिख रहे हैं, यहां पे बेरोजगार युवा कौन है? हाथ उठा के दिखाओ मुझे। तो ये मध्य प्रदेश की हालत है। सुना कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी हैं। पता नहीं
पहले आए थे, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे। और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री। दिल्ली में पटाखे पर पाबंदी के बारे में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी का कहना है कि यह जाहिर है कि पाबंदी को सख्ती के साथ नाफिज किया जाना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में AQI की सतह को देखें तो वो इंतहाई नाकस से लेकर खतरनाक सतह तक है। ये सितम ज़रीफी है कि एक मुल्क जो लॉकडाउन के लिए 4 घंटे के नोटिस पर बंद हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कंट्रोल या लागू नहीं कर सकता। In its wisdom, had rightly placed restrictions / banned the use of firecrackers across the length and breadth of the country. It is obvious that the ban has been flouted with impunity, because if you look at the AQI levels across various cities in India, they range from very poor to hazardous. It is ironic that a country which could close down at a 4-hour notice for a lockdown cannot control or cannot implement a Supreme Court order. Obviously, there was a lack of will and there was no enforcement in order to enforce that order. Even in Lutyens, Delhi, that is where the Supreme Court is, you had firecrackers going off till 2 a.m. in the morning. Every restriction was flouted with impunity. And therefore, under those circumstances, this is a very serious issue, that if the orders of the Supreme Court are not enforced by the enforcement agencies, which under Article 144 of the Constitution of India are supposed to assist the Supreme Court in the execution of its orders, it's a very, very serious matter. And therefore, the Supreme Court should call all the states and really ask them why this order was not enforced, why the restrictions were not implemented in totality. Because if you look at it, and it doesn't require rocket science to figure out that hardly anywhere there was a cessation of the bursting of firecrackers, be it rockets, be it sparklers, be it bombs, be it any other form of firecracker which is used on Deepavali. So therefore, it's an extremely serious matter, and I think given the fact that the Supreme Court had correctly taken the initiative of banning / restricting the use of firecrackers, there are fundamental questions. Where did these firecrackers come from? From where were they sourced? Obviously they would have been sold. If you have firecrackers going across all over Delhi and every other city in this country, obviously this means firecrackers were sold openly, people bought them and then used them. So therefore there was a complete and absolute failure of enforcement, and this goes to something which is extremely germane, as I said, that if implementing agencies do not. माहौलियात के वजीर गोपाल राय का कहना है कि पटाखे फोड़ने से दिल्ली में आलूदगी की सतह में इजाफा हुआ है। बहुत से लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडर जिस तरह लोगों को उकसा रहे हैं, उसका नतीजा बहुत जल्द देखा जा सकता है। जिस तरह से भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो किसी ने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसके सवाल उठा रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी और टीएमसी के सांसद
साकेत गोखले दोनों ने इसे लेकर सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन था। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि लटियन दिल्ली में देर रात तक 2 बजे तक पटाखे जलते रहे। साकेत गोखले ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कि इसको इम्प्लीमेंट कराना, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है। तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह गई, क्योंकि पहले से जागरूकता अभियान भी चल रहा था, आप लोग भी लगातार अपील कर रहे थे? नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। आज आपने रिव्यू मीटिंग बुलाई है पूरे को लेकर, क्या कुछ चर्चा हुई? नहीं, अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पे आज समीक्षा करेंगे। आपने कहा था ऑड इवेंट को लेकर। आगरा ताजनगरी फेज 2 में होम स्टे में काम करने वाली एक लड़की के साथ पेश आई इज्तिमाई असमत दरी के मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। असमत दरी का मामला पेश आने के बाद मकामी लोगों ने ताजगंज पुलिस स्टेशन को इत्तला दी थी। पुलिस ने रोती हुई लड़की को चुप कराया, उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करा लिया गया। उसके बाद ही पुलिस ने मुलजिम जतिंदर राठौर, रवि राठौर, मनीष कुमार और देव किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद एक खातून को भी हिरासत में ले लिया है। ताहम पुलिस ने 5 मुलजिमान को जेल भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में आज का शुमारा अभी तक इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।